पैट्रिशिया डिक। अंक 7। समय पंख लगाकर उड़ता चला जा रहा था। हमारे दिन अब मजे में कट रहे थे। पिताजी की देखभाल के लिए मैंने दाई रख दी थी, जो उनकी देखभाल अपनों से भी ज्यादा अच्छी तरह कर रही थी। एक दिन की बात है, मुझे पढ़ाकर लौटते लौटते काफी देर हो गई। हुआ यूं कि उस दिन मिसेस रमानी के बच्चे मुझसे कहानी सुनने की जिद करने लगे। बच्चे बड़े प्यारे थे और बहुत जल्दी मुझसे घुल मिल गए थे, इसीलिए मैं उनकी हट को टाल नहीं पाई। परिणाम स्वरूप उस दिन घर लौटते लौटते काफी देर हो गई। घर में घुसी तो वहां बड़ा ही अजीब नजारा था। पिताजी गले से अजीब अजीब आवाजें निकालते हुए दाई मां से कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे, जो दाई मां की समझ में नहीं आ रहा था। फिर भी वे उन्हें समझाने की भरसक कोशिश करती हुई कह रही थी, अरे शांत हो जाओ बाबा, आती ही होगी आपकी बेटी, बस नहीं मिली होगी या ट्रैफिक जाम होगा, इसमें इतना घबराने की कोई बात नहीं है। पर पिताजी थे कि किसी भी तरह शांत नहीं हो रहे थे। मुझे घर में घुसता देख दाई मां बोल पड़ी, लो संभालो अपने बाप को, अब या तो तुम अपने निश्चित समय पर घर लौटो या मुझे इस नौकरी से छुट्टी दे दो। अरे 2 घंटे से तुम्हारे पिताजी ने मेरी जान आजीज कर रखी है। मैं दौड़कर पिताजी के पास पहुंची और पिताजी का सर सहलाकर उन्हें हर तरह से सांत्वना देती हुई बोली, गलती हो गई बाबा, अब कभी देर से नहीं आऊंगी। उस दिन मुझे पता चला कि मां बाप अपने बच्चों को कितना प्रेम करते हैं और उनके जरा से भी अनिष्ट की आशंका से कितना व्याकुल हो उठते हैं। मैंने निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो, अब मैं कभी देर से घर लौटकर अपने पिताजी का दिल नहीं दुखाऊंगी, चाहे मुझे अपनी ट्यूशनों में से एक आध को छोड़ ही क्यों न देना पड़े। दूसरे दिन पिताजी को चेकअप करने के लिए डॉक्टर आने वाला था, इसलिए मैं उस दिन ट्यूशन पढ़ाने नहीं जा सकी। अगले दिन जब मैं रमानी के घर ट्यूशन पढ़ाने पहुंची तो मिसेस रमानी ने गुस्से से लाल होकर मुझे खूब खरी खोटी सुनाई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि एक दिन की गैर हाजिरी पर मिसेस रमानी इतनी लाल पीली क्यों हो रही थी। उनके डांटने पर मैं भावुक होकर रो पड़ी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर एक दिन की गैर हाजिरी से कौन सा पहाड़ टूट पड़ा था। मुझे रोता देख मिसेस रमानी बड़ी मृदुलता से मुझे अपने पास बिठाकर समझाती हुई कहने लगी, पार्वती, जानती हो तुम्हारे लेट आने पर मैं क्यों नाराज हुई हूं? मुझे मालूम है कि इससे बच्चों की पढ़ाई पर कोई असर नहीं पड़ता, पर तुम्हारी गैर हाजिरी से मुझे बहुत फर्क पड़ता है। मेरे क्लाइंट बहुत बड़े बड़े लोग हैं। अगर मैं अपने अपॉइंटमेंट पे टाइम पर नहीं पहुंचूं तो मेरा भारी नुकसान होता है। इसलिए मैं तुम्हारे लेट आने या ना आने पर तुमसे नाराज नहीं होती। तुम मेरी दिक्कत समझने की कोशिश करो और प्लीज रोज समय पर पहुंचकर मुझे फ्री कर दिया करो। उनकी इन बातों से मुझे पता चला कि अपने बच्चों की पढ़ाई में तो उनका जो भी इंटरेस्ट था वो तो था, पर उससे भी ज्यादा इंटरेस्ट उन्हें अपने शाम फ्री रखने में था। इसीलिए वे मुझे 2000 रुपए दे रही थी, वरना उनके बच्चों को पढ़ाने का काम तो कोई भी ट्यूटर सिर्फ 1000 में भी कर देता। समाज सेवा वो कितना करती थी इसका तो पता नहीं, पर अपनी सेवा वे खूब किया करती थी। नित्य प्रति खूब सजना संवरना और इत्र में नहाना उनका प्रिय शौक था। लगभग हर दिन किसी न किसी 5 स्टार होटल में उनकी पार्टी तय रहती थी। जब तक वे घर में रहती थी, पता नहीं किन किन लोगों के फोन आते रहते थे। वे घंटों हंस हंस कर उनसे बतियाती रहती थी। मैं ये तो नहीं कह सकती कि वे एक करप्ट औरत थीं, पर पुरुषों से वे कुछ ज्यादा ही खुली हुई नजर आती थीं। उनकी मित्र मंडली में भी महिलाएं गिनती की ही थीं। ज्यादातर तो पुरुष ही थे और अपने हाव भाव से वे उन सभी की अत्यंत घनिष्ठ प्रतीत होती थीं। खैर, किसी की पर्सनल लाइफ से मुझे क्या लेना देना हो सकता था। मुझे तो अपनी ड्यूटी करनी थी। यहां मैंने एक बात अवश्य अनुभव की
कि जितनी उपेक्षा पूर्वक मिसेस रमानी ने अपनी पति का जिक्र मुझसे किया था, इतने उपेक्षणीय व्यक्ति वे नहीं थे। वे तो अत्यंत संभ्रांत और गंभीर व्यक्ति प्रतीत होते थे। वे कब अपने काम से लौटकर अपने रूम में पहुंच जाते, इसका मुझे पता ही नहीं चलता था। उनका रूम था भी अलग थलग, जिसका एक दरवाजा बाहर भी खुलता था। वे चुपचाप उसी दरवाजे से अपने रूम में आया जाया करते थे। इतने दिन उनके बच्चों को पढ़ाते रहने के बावजूद मेरा उनसे कभी सामना नहीं हुआ था, किंतु एक दिन वे अचानक अपने रूम से उठकर बच्चों के पास चले आए। उसी दिन मुझे पता चला कि वे मिसेस चंद्रा के पति और इस घर के स्वामी हैं। उन्होंने बच्चों को खूब लाड़ किया। बच्चे भी उन्हें अपने साथ पाकर फूले नहीं समा रहे थे और उनसे ढेर सारी बातें करना चाहते थे। उस दिन शायद मिस्टर रमानी के सर में दर्द था। उन्होंने सर पकड़कर सोफे पर बैठते हुए कहा, सॉरी बच्चों, आज मेरी तबीयत खराब है। तुम्हारी मम्मी घर पर हो तो उनसे कहो मेरे लिए एक कप चाय बना दें। उनकी बात सुनकर बच्चों का मुंह उतर गया। बेटा सकुचाता हुआ बोला, डैडी मम्मी तो घर पर नहीं है। बेटी आकर पिता का सर सहलाते हुए बोली, लाइए डैडी, मैं आपका सिर दबाए देती हूं, आपका सर दर्द अभी ठीक हो जाएगा। मैंने उठते हुए मिस्टर रमानी से कहा, सर अगर आपको ऐतराज न हो तो मैं आपके लिए चाय बना देती हूं। मेरी बात पर रमानी साहब ने कुछ चौंक कर मेरी ओर देखा। तभी उनके दोनों बच्चे बोल उठे, डैडी ये हमारी गवर्नेस हैं, ये हमें पढ़ाती हैं और बहुत प्यार भी करती हैं। इस पर वे सहज से हो गए और मुझसे बोले, आप क्यों कष्ट करेंगी, मैं दवा पानी के साथ ले लूंगा। मैंने जवाब दिया, इसमें कष्ट की क्या बात है सर। मिसेस रमानी की गैर हाजिरी में घर की देखभाल करना तो मेरी ड्यूटी में शामिल है, जिसमें घर आए मेहमान की खातिरदारी भी जुड़ी हुई है। आप तो इस घर के स्वामी हैं, आपकी तबीयत खराब है, ऐसे में एक कप चाय बनाकर देना तो इंसानी फर्ज भी बनता है। आप बैठिए, मैं अभी चाय बनाकर लाती हूं। मेरे हाथ से बनी चाय पीने के बाद रमानी साहब मेरी तारीफ करते हुए बोले, बेटी तुम किसी भले घर की संतान हो। भारतीय नारी के संस्कार तुम में कूट कूट कर भरे हैं। धन्य है वे माता पिता जिन्हें तुम्हारी जैसी बेटी मिली है। आज जो संवेदना तुमने मेरे प्रति दर्शाई है, वह संवेदना ही तो नारी का गौरव है, आज जिसका अत्यंत अभाव हो चला है। आजकल तो अपने भी तुम्हारी जैसी संवेदना नहीं दिखाते। बेटी तुम मेरी बेटी को भी अपने ही तरह संवेदनशील बनाना। ये कहते हुए वे भावुक हो उठे। लगता था उनकी आंखें छलछला उठेंगी। फिर सहज होते हुए बोले, बेटी सचमुच तुम्हारी चाय और दवा से मुझे बहुत आराम मिला है। सर दर्द तो गायब ही हो गया है। हां, क्या नाम बताया था तुमने अपना? मैंने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, नाम बताने का भी मुझे मौका ही कहां मिला। इस पर वे हंस पड़े, बिल्कुल बच्चों जैसी निश्चल हंसी। मैंने कहा, मेरा नाम पार्वती है, पार्वती दीक्षित। डैडी की तबीयत थोड़ी ठीक हो गई है। ये जानकर दोनों बच्चे अपने पिता से चिपक कर बातें करने में जुट गए। रमानी साहब बच्चों के साथ खेलते हुए बोले, पार्वती दरअसल मेरे साथ इस तरह खेलने का मौका बच्चों को कम ही मिल पाता है, इसलिए ये कुछ ज्यादा ही लाड़ दिखा रहे हैं। तुम चाहो तो आज छुट्टी करो, मैं हूं ना यहां, मैं सब संभाल लूंगा। उनकी बात पर मैंने थोड़ा झिझकते हुए कहा, पर मिसेस रमानी। मेरी बात पूरी होने से पहले ही वो बोल उठे, तुम चिंता मत करो, मैं देख लूंगा, तुम घर जाओ। मुझे रमानी साहब बड़े सज्जन पुरुष लगे। मुझे इस बात पर भी आश्चर्य था कि अपने बच्चों से इतना प्रेम करने वाला पिता घर में मौजूद रहने पर भी बच्चों से दूर दूर क्यों रहता है। लेकिन यह उनका घरेलू मामला था और मुझे उनसे इस बारे में कुछ भी पूछने का हक नहीं था। उस घटना के बाद मिस्टर रमानी अक्सर अपने रूम से बाहर आकर अपने बच्चों के साथ समय गुजारते और मुझसे बातें किया करते थे।
हमारे बीच पिता पुत्री जैसी आत्मीयता स्थापित हो गई थी। एक दिन मैंने अपने मन में घुमड़ता प्रश्न उनके सामने रख ही दिया। अंकल, आंटी ने मुझे बताया था कि आप अपने काम से लौटने के बाद सिर्फ अपने कंप्यूटर से ही उलझे रहते हैं, कभी अपने बच्चों के साथ वक्त नहीं गुजारते। बच्चों से इस तरह दूर रहना आपको कैसे अच्छा लगता है? मेरा प्रश्न सुनकर वे थोड़ा दार्शनिक भाव से कहने लगे, पार्वती, जीवन में सारी बातें सिर्फ अच्छा लगने के लिए ही नहीं की जाती। कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जिन्हें आदमी मजबूरन करता है। तुम ये समझ लो कि बच्चों से दूर रहना मेरी मजबूरी है। मैंने फिर प्रश्न किया, आखिर अपने ही बच्चों से दूर रहने में आपकी कौन सी मजबूरी हो सकती है अंकल? इस पर वे एक फीकी हंसी हंसते हुए कहने लगे, बेटी, इस बात को नहीं पूछो तो अच्छा है। मेरे बार बार पूछने के बाद मिस्टर रमानी कहने लगे, बेटी, बुजुर्गों ने ठीक कहा है, समय पर किया हुआ काम सुंदर और सुखद होता है, मगर असमय किया हुआ काम दुख का कारण बनता है। आज मैं भी इसी कारण पछता रहा हूं। मुझे शुरू से ही बच्चों से अत्यंत प्रेम है, किंतु मेरी पहली पत्नी बिना किसी संतान को जन्म दिए स्वर्ग से धार गई। उसके जाने के बाद मैंने लंबे अरसे तक शादी नहीं की, किंतु जब बच्चों को पाने की अदम्य ललक मुझसे सहन नहीं हो सकी तो मैंने अधेड़ उम्र में तुम्हारी आंटी से दूसरी शादी कर ली। मुझे बच्चे तो इस विवाह से अवश्य प्राप्त हो गए, पर आयु अधिक होने के कारण तुम्हारी आंटी मुझे स्वीकार नहीं कर पाती। इसीलिए वे मुझे दोषी मानकर हमेशा तिरस्कृत करती रहती हैं। तुम्हारी आंटी मेरी उपेक्षा करके स्वयं तो अपनी रंगरलियों में डूबी रहती हैं, पर उसे मेरा बच्चों के साथ हंसना बोलना भी अच्छा नहीं लगता है। अगर मैं ज्यादा देर तक बच्चों के साथ हंसता खेलता हूं तो वह कोई न कोई हंगामा खड़ा कर देती है। वह हमेशा किसी न किसी बहाने से मुझे दुख पहुंचाना चाहती है। ये कहते कहते उनकी आंखें छलछला आई और वे एक बार पुनः अपने कमरे में जाकर अपने कंप्यूटर में रम गए। मेरा मन उनके प्रति असीम करुणा से भर उठा, किंतु मैं कर भी क्या सकती थी। पहली तारीख को मुझे अपनी ट्यूशनों के रुपए मिला करते थे। हर बार की तरह उस पहली तारीख को भी हमारा मकान मालिक किराए के लिए मेरा इंतजार कर रहा था। सड़कों चौराहों पर सीटियां बजाने और फप्तियां कसने वाले जवान लड़कों का जोश व जुनून तो मैं समझ सकती थी, किंतु कब्र में पैर लटकाए इस पोपले मुंह वाले बूढ़े मजनू से मुझे भारी उलझन होती थी। बेटे बेटियों, यहां तक कि पोते पोतियों की शादी कर चुकने के बावजूद इस व्यक्ति की यौन कुंठा समाप्त नहीं हो पाई थी। वह जब तक पिताजी की मिजाज पुरसी करने या और किसी बहाने हमारे घर आ धमकता और मेरे शरीर की नाप लेने की कोशिश किया करता था। उम्र में वह मेरे दादा के बराबर था, किंतु साठा सो पाठा की कहावत चरितार्थ करते हुए वह मौका पाते ही बेटी बेटी कहकर मुझे अपने अंक में भींचने का मौका कभी छोड़ता नहीं था। उस वक्त क्रोध के मारे मेरे मन में आता कि उसके झुर्रियों भरे चेहरे पर एक जोर का थप्पड़ लगाऊं, परंतु परिस्थिति से लाचार मैं खून का घूंट पीकर चुप रह जाती थी। उसकी इन कुचेष्टाओं पर मुझे बार बार यह एहसास होता था कि संसार में नारी को एक पुरुष के सुदृढ़ और सुरक्षित संरक्षण की कितनी अधिक आवश्यकता है। संरक्षण की वह छांव चाहे पिता की हो, पति की हो, भाई की हो अथवा पुत्र की, मर्द के सहारे के बगैर औरत इस दुनिया में नितांत असहाय है। इन सारी दुस्सह परिस्थितियों से लड़ते हुए मैं किसी तरह अपनी घर गृहस्थी की गाड़ी खींचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उस दिन मेरी सहन शक्ति जवाब दे गई। जब बूढ़े खूसट मकान मालिक ने मेरे घर में घुसते ही अचानक मुझे खींचकर अपने जर्जर शरीर से चिपटाया और अपने दोनों हाथों से मेरे दोनों उरोज मसल दिए। पीड़ा और अपमान के कारण
मेरे मुंह से जोर की सीतकार निकल पड़ी। क्रोध के कारण मैं रणचंडिका बन गई। मैंने उसे अपनी पूरी ताकत से धक्का दिया। वह लड़खड़ाकर दीवार से टकराया और जमीन पर जा गिरा। मैंने उसे पहले तो जी भरकर जोर जोर से लाते मारी और फिर उसे कॉलर से पकड़कर ऊपर उठाते हुए थप्पड़ों से उसके चेहरे की खूब मरम्मत की। खूब पिट लेने के बाद भी वह निर्लज्ज हंसता हुआ बिना किराए लिए वापस चला गया। पिताजी भी इस धक्का मुक्की के कारण जाग गए थे और उसके घृणित कृत्य को शायद उन्होंने भाप भी लिया था। पिता के सामने हुए अपने इस अपमान के कारण मैं अपना आपा खो बैठी और उसी समय अपने आप को मिटा देने का निश्चय करके फांसी लगाने को उद्यत हो गई। सड़क छाप मजनुओं की छेड़छाड़ के कारण पहले भी कई बार मेरे मन में ये विचार उठ चुके थे कि मैं अपनी इस जानलेवा सुंदरता को तेजाब छिड़क कर नष्ट कर दूं या आत्महत्या करके इस जंजाल से छुटकारा प्राप्त कर लूं। लेकिन पिताजी का मोह बार बार मेरे रास्ते की दीवार बन जाता था। आज का अपमान झेलने के बाद मुझे जिंदा रहना नितांत असंभव प्रतीत हो रहा था। मैंने अपनी साड़ी का एक छोर छत से लटकते पंखे से बांध दिया और दूसरे छोर का फंदा बनाकर ज्यों ही अपने गले में डालकर लटकना चाहा, तभी पिताजी के कमरे से धम्म से किसी चीज के गिरने की आवाज सुनाई दी। मैं पिताजी के अनिष्ट की आशंका से कांप उठी और फांसी लगाने की बात भूलकर जल्दी से उनके रूम की ओर लपकी। वहां जाकर देखा तो पिताजी अपने बिस्तर से नीचे गिरकर आंसू भरी आंखों से मेरे कमरे की ओर ताक रहे थे। वे मेरे पिता थे और मुझ पर घटित होने वाले किसी भी अनिष्ट का उन्हें आभास हो जाना स्वाभाविक था। वे बोल नहीं सकते थे, चल नहीं सकते थे, पर मेरी भावनाओं की अनुभूति तो उन्हें भली भांति हो सकती थी। मेरे फांसी लगाने के विचार मात्र ने उनके अवचेतन मन को झकझोर डाला था और मुझे आत्महत्या करने से रोकने के प्रयास में ही वे बिस्तर से नीचे आ गिरे थे। उनकी ममता देखकर मेरे धीरज का बांध टूट गया। मैं पिताजी कहकर जोर से चीखी और उन्हें अपनी बाहों में भरकर रोने लगी। उनकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बह चली और वे एकटक मुझे निहारने लगे, मानो अपनी मूक भाषा में मुझसे कह रहे हों, अरे पगली, आत्महत्या तो नितांत कायरता है। यह कुकृत्य तो कमजोर लोग करते हैं, इसीलिए तो इसे जीवन से पलायन का नाम दिया गया है। यह तो घोर पाप है, इसे तो ईश्वर भी क्षमा नहीं करता। मुझे अपनी बहादुर बेटी से ऐसी अपेक्षा कदापि नहीं है। बेटी, ऐसा कदम तुम भूल कर भी मत उठाना। तुम्हारे मरने के बाद भला मैं कैसे जिंदा रहूंगा, कभी यह भी सोचा है? उनके आंसू देखकर मेरा मन गहन पश्चाताप से भर उठा। यदि आज मैं सचमुच फांसी लगा लेती तो पिताजी की हत्या का पाप भी मेरे ही सर आता। मेरे बगैर तो उनका जीवित रहना असंभव ही था। मैंने किसी तरह अपनी भावनाओं पर काबू पाते हुए पिताजी को बिस्तर पर लिटाया और उनके सर पर हाथ रखकर कसम खाई कि आज के बाद चाहे जो भी मुसीबत आए, मैं कभी कमजोर पड़कर आत्महत्या का विचार अपने मन में नहीं लाऊंगी। हर परिस्थिति का डट कर मुकाबला करूंगी। मैं पिताजी की सेवा में लगी रही और समय बीतता रहा। यह क्रूर काल प्रवाह किसी के लिए कब रुका है? समय अपनी मौज में दौड़ा चला जा रहा था और मैं सदा की भांति अपने भाग्य से लड़ती पिताजी की तीमारदारी और ट्यूशनों में उलझी रही। मैं एक दिन घर का सब काम निपटाकर ट्यूशन पढ़ाने को निकलने ही वाली थी कि मेरे मुंह बोले कवि बंधु आधम के, जो कभी मेरी सुंदरता पर कविताएं लिखा करते थे। वे खेद प्रकट करते हुए कहने लगे, पार्वती बहन, मैं तुमसे क्षमा मांगता हूं कि मैं तुम्हारी आज्ञा के बिना तुम्हारे घर आ पहुंचा, पर यदि तुम मेरी बात शांति से सुनोगी तो तुम्हें मेरा यहां आना बुरा नहीं लगेगा। बहन, तुम्हें अपना प्रेरणा स्रोत मानकर मैंने जो कविताएं लिखी थी, उनका पाठ मैं इस नगर में होने वाले तमाम कवि गोष्ठियों और कवि सम्मेलनों में किया करता था।
उन्हीं कविताओं की बदौलत आज मुझे इस नगर का श्रेष्ठ कवि माना जाता है। यही नहीं, नगर की एक अत्यंत प्रतिष्ठित साहित्यिक संस्था ने मेरी उन कविताओं का संग्रह भी प्रकाशित करवा दिया है। अब उस कविता संग्रह के लोकार्पण के अवसर पर उस संस्था ने मुझे सम्मानित करने की योजना बनाई है। इस विशिष्ट अवसर पर भला मैं तुमको कैसे भूल सकता हूं? न तुम मुझे प्रेरणा के रूप में मिली होती, न मैं इन कविताओं की रचना कर पाता। वास्तव में इस सम्मान की हकदार तो तुम हो। यह सच है कि तुम्हारा अलौकिक रूप सौंदर्य मेरी कविताओं की प्रेरणा बना, किंतु तुम्हारे दृढ़ चरित्र और संवेदनशील हृदय को देखकर मैंने अनुभव किया कि तुम भगवान शंकर की प्राण प्रिया पार्वती की भांति ही पूज्य हो। तुम गंगा सी पवित्र, चट्टान सी दृढ़, कली सी कोमल और वज्र की भांति सबल हो। तुम उसी मां पार्वती की भांति महान हो। अर्थात मैं तब से खरीदा गया तुम्हारा दास हूं बहन। मेरे मन में तुम्हारे प्रति असीम श्रद्धा है। वस्तुतः तुम ही मेरे कवि व्यक्तित्व की जननी हो। अतः मेरी हार्दिक इच्छा है कि मेरे सम्मान के अवसर पर तुम मंच पर पधार कर मुझे स्मृति चिन्ह प्रदान करके मेरा उत्साह बढ़ाओ। उनकी बातें सुनकर मुझे बड़ा अटपटा सा लगा। मैंने उनको टालने की भरसक कोशिश की, कभी पिताजी की अस्वस्थता बताकर, तो कभी अपनी ट्यूशनों की व्यस्तता बताकर, किंतु वे कहां मानने वाले थे। अपनी जिद पर अड़े रहकर कहने लगे, सिर्फ 1.5 घंटे की ही तो बात है। मैं तुम्हारे लिए कार की व्यवस्था करवा दूंगा जो घर आकर तुम्हें पिकअप कर लेगी और समारोह समाप्त होने के बाद तुम्हें घर पर भी छोड़ आएगी। तुम बस अपनी स्वीकृति भर दे दो। अंततः मुझे उनका आग्रह मानना ही पड़ा और मैंने समारोह में जाना स्वीकार कर लिया। वे समय के बड़े पक्के थे। नियत समय पर मुझे लेने आए और मैं उनके साथ समारोह में भाग लेने के लिए चल पड़ी। सभा स्थल पर पहुंचकर उन्होंने संस्था के सभासदों से मेरा परिचय करवाते हुए सम्मान पूर्वक मेरे प्रथम पंक्ति में बैठने का प्रबंध करवाया और स्वयं मंच पर जा विराजे। किसी भी साहित्यिक समारोह में भाग लेने का यह मेरा पहला अवसर था। निश्चित समय पर कवि सम्मेलन प्रारंभ हुआ। वहां उपस्थित कवियों ने बड़ी सुंदर सुंदर कविताओं का पाठ किया। कवि सम्मेलन की समाप्ति के उपरांत कवि बंधु की पुस्तक का विमोचन हुआ और उन्हें पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई। इस घोषणा के पश्चात मंच पर बैठे मेरे कवि बंधु उठकर आगे आए और माइक अपने हाथ में लेकर कहने लगे, उपस्थित सज्जनों, मेरे लिए यह अत्यंत गर्व और सम्मान की बात है कि मुझे पुरस्कार का पात्र माना गया। आज इस सभागार में वो हस्ती भी मौजूद है जिससे प्रेरणा पाकर मैंने इस पुस्तक की रचना की है। मुझे परम प्रसन्नता होगी यदि ये पुरस्कार पार्वती जी मुझे प्रदान करें। उनकी इस बात पर बार बार मुझसे मंच पर आने का आग्रह किया जाने लगा। मैं लजाती सकुचाती अपने स्थान से उठकर मंच की ओर चल पड़ी। मंच पर पहुंचते ही उपस्थित जनसमूह ने तालियों की जोरदार गड़गड़ाहट के साथ मेरा स्वागत किया। पुष्पगुच्छ देकर मेरा स्वागत किया गया। मैंने विनम्रता पूर्वक झुककर मंच पर उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों एवं समारोह में उपस्थित सभी सज्जनों को धन्यवाद दिया। इसके बाद मैंने संयोजकों द्वारा मेरे हाथों में थमाया गया पुरस्कार कवि बंधु को प्रदान करते हुए उनकी उत्तरोत्तर प्रगति की कामना व्यक्त की। तभी सभागृह की 5वीं पंक्ति में बैठे विनीत को देखकर मेरे पैरों तले की जमीन खिसक गई। मेरी सारी प्रसन्नता पर तुषारापात हो गया। वह मेरी ओर इंगित करके अपने किसी साथी के कान में कुछ कह रहा था। उसे देखकर मेरा मन उस समारोह से हटकर अपने अंदर उपजे असीम भय में ऐसा डूबा कि समारोह कब समाप्त हुआ और मैं कब अपने कवि बंधु के साथ कार में बैठकर अपने घर की ओर रवाना हुई, मुझे कुछ भी याद नहीं रहा। रास्ते भर मैं सिर्फ यही सोचती रही
कि अब तक तो मैं उसके शिकंजे से शायद इसीलिए सुरक्षित रही कि उसे मेरा पता नहीं मालूम था, पर आज मुझे समारोह में देखकर वह मेरा पीछा करके मेरा पता जरूर जानने की कोशिश करेगा। उसके बाद वह क्या कयामत ढाएगा ये भगवान ही जाने। रास्ते भर कवि बंधु मुझसे पूछते रहे, क्या हुआ पार्वती बहन, तुम अचानक इतनी गुमसुम क्यों हो गई? क्या समारोह में तुम्हारे साथ किसी ने अभद्रता की? मैंने कहा, नहीं भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं मन ही मन समारोह का भरपूर आनंद उठा रही हूं। भला मैं विनीत के बारे में उन्हें क्या बताती? विनीत के बारे में मेरी आशंका सही सिद्ध हो रही थी। रास्ते भर एक दूसरी कार लगातार हमारा पीछा करती दिखाई पड़ रही थी। मैं मन ही मन इस मुसीबत से निजात पाने की तरकीब सोचने लगी। हावड़ा स्टेशन के करीब सिग्नल बंद होने पर हमारी गाड़ी तो आगे निकल गई, पर पीछा करने वाली कार वहीं अटक गई। यह देखकर मैंने तुरंत अपने कवि बंधु से कहा, आप मुझे यहीं उतार दीजिए, यहां मेरी सहेली रहती है, मुझे उससे मिलना है। मेरे इस आकस्मिक निर्णय पर कवि बंधु थोड़ा अचकचाए, मगर उन्होंने तुरंत ड्राइवर से गाड़ी रोकने को कहा। गाड़ी रुकते ही मैं झपट कर कार से उतर गई और हावड़ा स्टेशन जाने वाली गली की ओर दौड़ पड़ी। मोड़ पर पीछे मुड़कर मैंने देखा कि पीछा करने वाली कार सिग्नल खुलते ही गोली की रफ्तार से कवि महोदय की कार की ओर दौड़ी चली जा रही थी। मैं भागती हुई हावड़ा स्टेशन पहुंची और ट्रेन पकड़कर ललुआ चली आई। अपने घर की चारदीवारी में पहुंचकर मैंने राहत की सांस ली और भगवान को कोटिशः धन्यवाद दिया कि तुमने मुझे एक भयानक विपदा से बचा लिया। इस दुष्ट विनीत से मेरी रक्षा करने के लिए ही पिताजी ने शायद ललुआ जैसे इलाके में इतना घटिया मकान किराए पर लिया था। मन ही मन मैं विनीत को चकमा देने की सफलता पर बहुत खुश थी, पर मेरी ये खुशी बहुत दिनों तक नहीं टिक सकी। एक दिन वे कवि बंधु जख्मी हालत में मेरे घर पहुंचे। वे काफी घबराए हुए थे। वे कहने लगे, पार्वती बहन, उस दिन समारोह से लौटते समय तुम अचानक कार से उतरकर क्यों चली गई थी? उसका पता मुझे तुम्हारे जाने के कुछ ही देर बाद चल गया था। हमारी कार जब मेरे घर के सामने रुकी, तभी एक दूसरी कार भी हमारी कार का पीछा करती हुई वहां आ पहुंची। उस कार से सेठ माणिक चंद का बेटा अपने कुछ दोस्तों के साथ नीचे उतरकर मुझसे पूछने लगा, वह लड़की कहाँ है? मैं समझ तो गया वह तुम्हारे बारे में पूछ रहा था, पर मैंने अनजान बनते हुए कहा, कौन सी लड़की? इस पर वह तीखे स्वर में कहने लगा, इतने भोले मत बनो कवि महाशय, मैं उसी लड़की की बात कर रहा हूं जो तुम्हारे साथ कार में थी, तुम्हारी प्रेरणा पार्वती दीक्षित। मैंने कहा, अच्छा, तुम पार्वती के बारे में पूछ रहे थे? वह तो हावड़ा में ही कार से उतर गई थी। उसके बाद कहां गई मुझे क्या मालूम। कह रही थी किसी सहेली से मिलना है। वह डपट कर कहने लगा, उसका पता बताओ। मैंने तुरंत उत्तर दिया, पता तो मुझे मालूम नहीं। यह सुनकर वह जहर भरे स्वर में बोला, विनीत से मक्कारी करोगे तो बहुत पछताओगे। इतना कहकर उसने एक चमचमाता छुरा मेरी गर्दन पर रखकर कहा, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तू ऐसे नहीं बताएगा। अब बता पार्वती का पता। रात दिन उसकी सुंदरता पर कविताएं लिखता रहता है और कहता है मुझे उसका पता नहीं मालूम। सच सच बता दे, वरना अभी तेरा राम नाम सत्य कर दूंगा। उस लपलपाते छुरे के साथ उसकी बातें सुनकर मुझे लगा आज तो मैं गया काम से। सच कहूं बहन, एक बार तो मेरा मन हुआ कि सचमुच तुम्हारा पता बताकर अपनी जान बचा लूं, पर दूसरे ही क्षण मेरी गैरत ने मुझे ललकारा और मैंने झूठ बोलते हुए कहा, अब तुम मुझे मारो या छोड़ो। जो बात मैं जानता ही नहीं वो तुम्हें बताऊं कैसे? विनीत छुरा मेरे गले में उतारता उससे पहले ही उसका एक साथी बोल पड़ा, जाने दे यार, इसे छोड़ दे। अगर ये मर गया तो हम 7 जन्म तक पार्वती का पता नहीं लगा पाएंगे। इसके बाद वह अपने साथियों के साथ कार में बैठकर वहां से चला गया।
मगर दूसरे दिन से उसके आदमी मेरे पीछे लग गए, शायद इस उम्मीद में कि मैं तुम्हारे घर पहुंचूं तो उन्हें तुम्हारा पता मालूम हो सके। पार्वती, यह सच है कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो कविता की प्रेरणा की नजर से देखा था, पर बाद में मैंने तुम्हें सच्चे मन से अपनी बहन मान लिया। बहन की रक्षा करना भाई का परम धर्म है। इसीलिए मैंने तुम्हारे घर आना तो दूर, तुम्हारे इलाके में भी कदम नहीं रखा। मैंने मन ही मन निश्चय कर लिया था कि चाहे जो भी हो, पर मेरे जरिए विनीत तुम तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। विनीत और उसके साथी जब तब मुझे धमकाते रहते थे कि सीधी तरह से पार्वती का पता बता दो, नहीं तो बहुत बुरा होगा। पार्वती बहन, वह बुरा दिन आज आ ही गया। एक सूनी सी जगह में विनीत और उसके साथियों ने मुझे अकेले में घेर लिया। वे मार मार कर मुझसे तुम्हारा पता पूछने लगे। वे कह रहे थे, अगर मैंने तुम्हारा पता नहीं बताया तो मुझे जान से मार देंगे। मैं अपनी हट पर अड़ा रहा और मैंने कहा, जब मुझे उसका पता मालूम ही नहीं है तो तुम्हें बताऊं कैसे? वह तो हमेशा ललुआ स्टेशन पर ही मिला करती थी। अगर तुम लोगों को विश्वास नहीं है तो बेशक मुझे जान से मार दो। शायद उन्हें विश्वास हो गया था कि इतनी मार खाने के बाद मैं झूठ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए वे मुझे जिंदा छोड़ गए। पार्वती बहन, अपनी जान बचाने की खातिर ललुआ का नाम अपनी जुबान पर लाने के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। अब वे लोग ललुआ का पूरा इलाका छान मारेंगे। उनके इरादे बहुत खतरनाक दिखाई पड़ते हैं, इसलिए तुम जब भी अपने घर के बाहर कदम निकालना तो पूरी तरह सतर्क रहना। मैं तो आज ही ये शहर छोड़कर जा रहा हूं। इतना कहकर वह जिस तरह आए थे उसी तरह वापस भी लौट गए। उनकी बातें सुनकर मैं गंभीर चिंता में निमग्न मूर्तिवत खड़ी रह गई। तभी पिताजी के गले से निकलती घुटी घुटी आवाज सुनकर मैं उनकी ओर मुड़ी तो पाया कि पिताजी ऐसी सांसें भर रहे थे मानो उनका दम घुटा जा रहा हो। शायद उन्होंने कवि महाशय की सारी बातें सुन ली थीं। विनीत के मेरे पीछे पड़े होने की खबर से वे बेहाल हो उठे थे। ऐसी दशा में उन्हें खिलाने के लिए जो दवा डॉक्टर ने मुझे बता रखी थी, मैंने तुरंत वह दवा पिताजी के मुंह में डाली और उनका सीना सहलाकर उन्हें आराम पहुंचाने की कोशिश करने लगी। उस समय तो वे दवा के असर से सो गए, लेकिन उस दिन के बाद उनकी हालत में सुधार होना बंद हो गया। दिन ब दिन उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। वे रात दिन मेरी चिंता में घुलते रहे। विनीत के भय से मैं घर में छुपी बैठी तो नहीं रह सकती थी, अतः कवि बंधु की नसीहत के अनुसार जब भी ट्यूशन पढ़ाने के लिए निकलती तो बहुत ही चौकन्नी रहती थी और किसी भी ओर से उत्पन्न होने वाले हर खतरे से बचने के लिए तैयार रहती थी। अब आगे अगले अंक में